नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का नीट परीक्षा के बहाने पीएम मोदी पर हमला। बोले काश उद्योगपतियों की तरह छात्रों की भी चिंता होती। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 14 सितंबर से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र और कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर घिर सकती है मोदी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कंगना रनौत को बीएमसी का एक और करारा झटका। खार वेस्ट वाले घर पर अवैध निर्माण को लेकर चिपका दिया है नोट। दोस्तों, खबर में आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश की गोदी मीडिया देश के किसानों और छात्रों के साथ गद्दारी कर रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल का नीट परीक्षा के बहाने पीएम मोदी पर हमला। बोले काश उद्योगपतियों की तरह छात्रों की भी चिंता होती। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच आज आयोजित हो रही नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को मेरी शुभकामनाएं और कोरोना महामारी और बाढ़ के कारण से परीक्षा में भाग नहीं ले पाने वाले छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, काश मोदी जी को जितनी चिंता अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों के लिए है, उतनी ही चिंता जेईई नीट अभ्यर्थियों और छात्रों को लेकर होती। मालूम हो कि रविवार यानी आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच आयोजित हो रही इस परीक्षा को लेकर विपक्षी केंद्र की मोदी सरकार पर शुरू से ही हमलावर हैं। विपक्ष कोरोना के समय इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग करता आ रहा है। मोदी सरकार विपक्ष की मांग को बेबुनियादी बताते हुए इस परीक्षा का आयोजन करा रही है। दरअसल नीट परीक्षा को स्थगित कराने हेतु गैर बीजेपी शासित राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस अशोक भूषण ने परीक्षा को टालने के लिए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 14 सितंबर से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र, इन मुद्दों पर घिर सकती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से आरंभ होने जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं करेंगे। इस बार दोनों सदनों में सदन के नेता और विपक्ष के नेता को छोड़कर किसी भी अन्य सदस्य के बैठने की सीट निर्धारित नहीं की गई है। समय की कमी की वजह से इस बार 18 दिनों तक निरंतर संसद चलेगी। कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस बार दो संसद सत्रों के बीच लगभग 6 महीनों का अंतर रहा है। इस दफा लोकसभा और राज्यसभा दो पालियों में चलेंगी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक उच्च सदन का सत्र चलेगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक निचले सदन का सत्र चला करेगा। बीच के 2 घंटे में संसद को सैनिटाइज करने का काम होगा। कोरोना वायरस के चलते संसद सत्र में हिस्सा लेने वाले सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों को आरटी-पीसीआर कोरोना जांच करानी होगी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को निशाने पर ले सकती है। जिन मुद्दों पर सदन में हंगामा हो सकता है, इनमें भारत चीन सीमा गतिरोध, कोरोना की स्थिति, देश की चरमराती अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की स्थिति और फेसबुक को लेकर शुरू हुआ हालिया विवाद सबसे मुख्य है। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। लॉकडाउन आरंभ होने के बाद यह पहला संसद सत्र है, लिहाजा विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुका है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना को बीएमसी का एक और करारा झटका। खार वेस्ट वाले घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर अब जल्द ही कंगना रनौत को बीएमसी का एक और झटका मिल सकता है। पहले कंगना रनौत के कथित वाली हिल दफ्तर में किए गए अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद अब बीएमसी ने कंगना के मुंबई के खार स्थित घर के अंदर किए गए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के घर में अवैध निर्माण का और बीएमसी के नियमों का उनके दफ्तर के अवैध निर्माण से भी ज्यादा उल्लंघन किया गया है। फिलहाल कंगना के घर के अवैध निर्माण का केस कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी। कंगना रनौत मुंबई के खार वेस्ट स्थित डीबी ब्रिज ऑर्चिड ब्रिज के 16 नंबर रोड के एक इमारत के 5वीं मंजिल पर रहती हैं। इस मंजिल पर कंगना के कुल 3 फ्लैट हैं, जिनमें से एक फ्लैट 797 स्क्वायर फीट प्लस दूसरा फ्लैट 711 स्क्वायर फीट प्लस तीसरा फ्लैट 459 स्क्वायर फीट का है। यह तीनों फ्लैट्स कंगना के नाम पर 8 मार्च 2013 में रजिस्टर्ड हुए हैं। कंगना के फ्लैट लेने के 5 साल बाद 13 मार्च 2018 में बीएमसी को इन फ्लैट्स के अंदर किए गए अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद 26 मार्च 2018 में बीएमसी की तरफ से कंगना के फ्लैट्स मुआयना किया गया और उसी दिन कंगना को बीएमसी ने योजना से परे जाकर अनधिकृत निर्माण के लिए एमआरटीपी अधिनियम के 53(1) के तहत
नोटिस भेजा था, जिसको 27 मार्च 2014 को बीएमसी ने मंजूरी दी थी। कंगना रनौत के फ्लैट के अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने अपनी नोटिस कंगना को जारी कर उसमें बताया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग के संग सीमेंट से भरकर उसका कॉर्पोरेट एरिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, पौधे लगाने के लिए प्रदान की गई जगह पर सीढ़ियां लगाई गई हैं। तीसरा, खिड़की पर लगाए गए छज्जा के आसन की दीवारों को हटाकर बालकनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथा, सर्विस स्लैब संग सीमेंट से भर दिए हैं और एडसेंट दीवार को तोड़कर बालकनी में तब्दील कर कमरा बना दिया है। पांचवा, उत्तर पश्चिम की ओर सीढ़ी और रसोई के बीच कॉमन रास्ता और रसोई के पास दरवाजा बनाकर कवर किया गया है। छठा, तीनों फ्लैट्स के बीच प्रदान किया हुआ कॉमन जगह पर अवैध दरवाजे लिफ्ट के सामने बना दिए हैं। सातवां, तीनों फ्लैट्स को जोड़ने के लिए कॉमन दीवारें तोड़ी गई हैं। आठवां, शौचालय और बाथरूम के पास नालिकाएं या तो आकार में बदली हुई या ढकी हुई पाई गई हैं। बीएमसी अधिकारियों का दावा है कि उपरोक्त सभी उल्लंघन कंगना रनौत के कार्यालय की तुलना में बहुत गंभीर और अधिक गंभीर उल्लंघन हैं, जिन्हें बीएमसी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस नोटिस में बीएमसी ने कंगना रनौत को 1 महीने में बीएमसी के अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए या बीएमसी को इस पर जवाब देने के लिए कहा है। प्रारंभिक उत्तर के बाद कंगना रनौत ने 22 मई 2018 को सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल यह मामला न्यायालय में है और बीएमसी ने अदालत से दरख्वास्त कर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2020 को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 5 दिन हो सकती है भारी बारिश, 15 दिन देरी से उत्तर भारत छोड़ेगा मानसून। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 5 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उधर निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 24 घंटे के दौरान नई मानसूनी हवाओं का सिस्टम बन सकता है। इस सिस्टम के कारण मानसून के इस बार अपने अनुमानित समय से 15 से 20 दिन देरी से लौटने के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, कोंकण और गोवा में अगले 12 घंटे में अलग अलग स्थानों पर हल्की गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल के हिमालयी हिस्से, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। स्काईमेट ने कहा, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे ओडिशा के इलाकों में विकसित हो रहा है। इसके चलते तकरीबन 2 सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नए मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों से लेकर राजस्थान तक चलती रहेंगी। इसका असर उत्तर भारत से मानसून की वापसी पर पड़ेगा। अमूमन दिल्ली से 21 सितंबर को वापस लौटने वाला मानसून इस बार 15 दिन देरी से लौटेगा। इसका असर उत्तर भारत में मानसूनी बारिश पर दिखाई देगा, जो अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी रह सकती है। दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच तेज बारिश। स्काईमेट के आकलन के मुताबिक नए सिस्टम के कारण बहने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं का असर 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य व उत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा। इसके असर से 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, तो 16 से 18 सितंबर के बीच उत्तरी मध्य प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। सितंबर में इस बार पहले 10 दिन के दौरान सामान्य से 29% कम बारिश दर्ज की गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे का पूरा संबोधन कोरोना पर केंद्रित। बोले, चुप्पी का ये मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच चल रहे विवाद के समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को जनता से मुखातिब हुए। हालांकि उन्होंने कंगना विवाद पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सीएम ने कहा कि वह चुप जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है। हालांकि अभी कोरोना का संकट का खत्म नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से सामान्य जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस दौरान संयम दिखाया है और राज्य सरकार का भरपूर साथ दिया है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर मैं आज बात करूंगा। मैं शुरुआत कोरोना से करना चाहूंगा। अब कहा जा रहा है कि कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोगों ने सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए अपने त्योहार मनाएं। कोरोना का संकट बढ़ रहा है। उद्धव ने कहा कि मेरी राज्यवासियों से अनुरोध है कि वे जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क ब्लैक बेल्ट की तरह है। उन्होंने कहा कि दिसंबर जनवरी तक कोरोना वैक्सीन तैयार हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, फिलहाल मैं राजनीति पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझा जाए। महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा
कि महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रही है। तूफान भी मुंबई में आकर गया। महाराष्ट्र सरकार ने उस स्थिति में भी अच्छा काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सीट शेयरिंग पर रार, बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटे समर्थक। जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रार चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ लड़ेगी हेमंत सोरेन की जेएमएम, मुलाकात पर दिए संकेत। जी हां दोस्तों, झामुमो नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए संकेत दिए कि बिहार चुनाव में झामुमो राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात रिम्स निदेशक के केली बंगले में हुई, जहाँ इन दिनों लालू यादव का इलाज चल रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। लालू यादव से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लालू यादव से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक मंच पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव में झामुमो राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के प्रारूप पर भी चर्चा हुई। जब पत्रकारों ने पूछा कि झामुमो बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। हेमंत सोरेन और लालू यादव के बीच बिहार चुनाव के साथ ही झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड में राजद ने भी झामुमो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। झारखंड सरकार में राजद के कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी हैं। बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले वह रिम्स के पेइंग गेस्ट वार्ड में भर्ती थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। लालू यादव वहीं से ही बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का तंज, बिहार में पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए। 24 साल से उधार के चेहरे से काम चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पटना से इसे शुरू किया गया। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस अभियान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बीजेपी 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है। पहले खुद आत्मनिर्भर हो जाए, उसके बाद बिहार के लिए इस दिशा में काम करे। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए। 24 साल से अभी तक उधार के चेहरे पर निर्भर है। बता दें कि पिछले काफी समय से बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन है। बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार नेतृत्व में ही चुनाव लड़ता है। तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर निशाना साधा है। इस बार भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेडीयू शामिल रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा उपसभापति पद पर जेडीयू व आरजेडी आमने सामने। मनोज झा ने लालू यादव का लिया आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, राज्यसभा उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को होने वाले चुनाव में 12 विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन राजद सांसद मनोज झा ने शनिवार को यहां रिम्स में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिया। राजद के राज्यसभा सदस्य झा आज दोपहर यहां पहुंचे और हवाई अड्डे से सीधे रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रिम्स में भर्ती हैं। रिम्स से निकलते हुए मनोज झा ने कहा कि उन्होंने लालू यादव की कुशल क्षेम पूछी और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ वह कोई और बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसका माहौल नहीं है। झा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए 12 विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। राज्यसभा उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए केंद्र में सत्ताधारी भाजपा समर्थित जेडीयू उम्मीदवार हरिवंश से राजद उम्मीदवार झा का सीधा मुकाबला होना है। राज्यसभा के फिलहाल 245 सदस्यों में राजग के 116 सदस्य हैं और उसे अन्य कई दलों का भी समर्थन हासिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 16 सितंबर को चिराग पासवान ने बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष
अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान के तेवर लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने 16 सितंबर को अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन पर 7 सितंबर को बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने सभी सांसदों को उस बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताएंगे। 7 सितंबर को हुई बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने चिराग पासवान को सुझाव दिया था कि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहिए। उनका तर्क था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में काफी गिरी है और लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी है। 7 सितंबर को बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के औपचारिक बयान में कहा गया था कि सभी सदस्य बिहार की 143 विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं। जाहिर है यह सभी वह सीटें हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, यानी पार्टी के नेता जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के पक्ष में थे। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के साथ बैठक में चिराग पासवान इस सुझाव से सभी सांसदों को अवगत कराएंगे। साथ ही इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा हो सकती है। आज नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक से बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी की रणनीति तय कर लेना चाहते हैं। संभावना है कि सांसदों के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान लोजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी जल्द ही बुलाएंगे, जिसमें गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के 3 अध्यादेश के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, मांग न मानने पर भीषण आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, फसलों की खरीद संबंधी नए नियम बताते हुए केंद्र सरकार ने 3 नए अध्यादेश जारी किए थे, लेकिन अब इनके खिलाफ हरियाणा में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इन किसानों को विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन भी मिल गया है। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी और जजपा में फूट पड़ गई है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के पीपली में नेशनल हाईवे को प्रदर्शन के चलते ही बंद कर दिया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल ने आकर किसानों को हटाने की कोशिश की। जारी रहेगा प्रदर्शन। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़पें हुई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेता गुरनाम सिंह चांदनी के खिलाफ केस भी दर्ज किया, लेकिन इसके बावजूद गुरनाम सिंह चांदनी ने इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखने और भीषण रूप से आंदोलन करने रखने की चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा कि सरकार जब तक किसान विरोधी अध्यादेश वापस नहीं लेती है, तब तक पूरे देश में रैलियां और प्रदर्शन जारी रहेंगे। चांदनी ने आरोप लगाया कि इन अध्यादेशों के माध्यम से बीजेपी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली को खत्म करने की कोशिश कर रही है और किसानों का शोषण करने के लिए ये गलत अध्यादेश ला रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोली कौरवों को फिर हराएंगे किसान, मजदूर और आड़ती। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को विरोध कर रहे हैं। इसी बीच इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र के महाभारत में हर बार कौरवों को पांडवों ने मात दी है। इस बार भी किसान, मजदूर और आड़ती कौरव रूपी अध्यादेशों को हरा देंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि इतिहास में कुरुक्षेत्र में हमेशा कौरवों को पांडवों से हार का सामना करना पड़ा है। वह कहते हैं कि भाजपा के तीनों काले कानूनों के खिलाफ जंग कुरुक्षेत्र की भूमि से शुरू हुई है। एक बार फिर किसान, मजदूर और आड़ती जीतेगा। बता दें, हरियाणा ने कुछ दिनों से राज्य के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन प्रदर्शनों में भारतीय किसान संघ और इन किसान संगठनों ने हिस्सा लिया था। किसानों ने NH 22 को जाम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। बदले में किसानों ने भी वहां खड़ी दमकल की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली यूपी के सभी जिलों में किट घोटाला, क्या योगी सरकार घोटालेबाजों को बचा रही? जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही हैं। प्रियंका गांधी अब योगी सरकार पर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना किट के घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रियंका गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया, यूपी के लगभग सभी जिलों में कोरोना किट घोटाला हुआ है। कोरोना आपदा के समय जब लाखों लोगों की रोटी पर खतरा है, उस समय प्रदेश सरकार के अफसरों ने करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या प्रदेश सरकार की रुचि हर बार घोटालेबाजों को बचाने की ही होती है? एक अन्य ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा, न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदी में घोटाला हुआ है। क्या पंचायत चुनाव के साल में जिले जिले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं?
पीपीई किट घोटाला, 69,000 घोटाला, बिजली घोटाला, पहले घोटाला, फिर सख्ती का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। लखनऊ में कोरोना किट घोटाले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लगभग 40 से 50 की संख्या में जीपीओ पर पहुंचे कांग्रेसियों को भारी पुलिस बल ने रोक दिया। इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेजा गया। असल में कांग्रेसी विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में खींचतान देखने को मिली। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक हजरतगंज पहुंचे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।